हेलो एवरीवन, आज मैं बजट 2025 का एनालिसिस करूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके मेन हाइलाइट्स बताए थे, बट अब जो उसके जो चेंजेस हुए हैं उसका एग्जैक्टली हमारी इनकम पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो सारा डिस्कस करने वाली हूं मैं आपके साथ। बिकॉज जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, बहुत सारे कमेंट्स जहां मुझे व्हाट्सएप मैसेज आए थे जहां पर स्टूडेंट्स को डाउट था कि टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज तो पहले भी जो है वो एग्जाम थी, तो इसमें क्या नया है, अब अपडेटेड रिटर्न का मतलब क्या है, टीडीएस में जो चेंजेस हुए हैं उसका कैसे इम्पैक्ट आएगा, तो ये सब कुछ डिस्कस करूंगी। ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है ये वाला वीडियो जो इनकम टैक्स पढ़ते हैं अपने सीएमए में, या जो भी स्टूडेंट स्किल कोर्स कर रहे हैं मेरे साथ, सीएफएम का कोर्स कर रहे हैं, जो भी आप आईटीआर अभी फाइल करोगे या जितने भी न्यू प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी आप अकाउंटिंग में चेंजेस करोगे वो सारा आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसी नोट पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूँगी कि जब हमारे इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में चेंजेस हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ये तो आपको सबको पता है कि सैलरीड पर्सन के लिए अब 12,75,000 एग्जाम्प्ट हो गया। जो अदर्स होते हैं बिकॉज उनकी सैलरी नहीं होती तो उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता 75,000 का, तो उनके हाथ में जो है वो 12 लाख तक एग्जाम्प्ट है। आपको पता है क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं जहाँ पर सेक्शंस भी कोट करूँगी। आपको पता होगा कि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जब बिजनेसमैन होते हैं, वो प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स को भी जो है वो चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बिजनेसमैन की बात करो तो 3 करोड़ तक, जहां आप अगर प्रोफेशनल्स की बात करो 75 लाख तक, अगर उन्होंने 95% जो रिसीव किया है अमाउंट वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू किया है, अदरवाइज ये 2 करोड़ और 50 लाख हो जाता है। तो आप सोचो कि कोई स्मॉल बिजनेसमैन अगर 2 करोड़ तक कमाता है, 2 करोड़ तक अर्न किया उसने, और उसको सिर्फ कितना देना है, अगर वो प्रिजम्पटिव स्कीम को लेता है तो उसमें उसको बुक्स मेंटेन नहीं करनी। 2 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ 6% कितना होता है, 12 लाख। 12 लाख पर ही उसको टैक्स देना है और 12 लाख तो वैसे ही एग्जाम्प्ट हो गया। तो बताइए कि जो बिजनेसमैन 2 करोड़ कमा रहा है, राइट, सिर्फ 12 लाख इनकम उसकी काउंट हो रही है और वो भी एग्जाम्प्ट हो गई, तो कितना फायदा हो गया। मींस अब डिस्पोजेबल इनकम जो है ना वो हर पर्सन के हाथ में ज्यादा बचेगी, तो जिससे कंजम्पशन जो है वो ज्यादा होगा, तो हो सकता है हमारे जो इंडियन इकोनॉमी में है वो चेंज आए। अगर ऐसे ही आप यंग प्रोफेशनल्स ले लो, आप देखो कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो या जॉब स्टार्ट करते हो अपना प्रोफेशनल कोर्स ओवर करके, तो अगर आप अगर बिजनेस किया प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो 24 लाख तक आपने अर्न किया, उसका 50% कितना बनता है, 12 लाख। 12 लाख का 12 लाख आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी को बहुत फायदा हुआ है। तो एक बार इसका एनालिसिस करते हैं प्रीवियसली क्या था और अभी अगर ये वाला न्यू टैक्स रेट स्लैब आए हैं इसका चेंजेस जो है क्या यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कैलो शीट बनाई है। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो 4 लाख तक आपको कुछ नहीं देना। ये पुराने हैं, मैं आपको न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग दिखाती हूँ कि 4 लाख तक आपको, अगर आपकी इनकम 12 लाख है, 4 लाख तक आपको कुछ भी नहीं देना। 4 लाख टू 8 लाख यहाँ पर आपको 5% देना है तो 20,000। 8 to 12 कितना बना, 4 लाख, इन दोनों में डिफरेंस। 10% 40,000, 40 प्लस 20 60,000, पूरे का पूरा एग्जाम्प्ट। अगर मैं प्रीवियस स्कीम लूँ ना, प्रीवियस स्कीम 115 बीएसी में आता है, अगर वो लूँ तो उस टाइम क्या था, अगर उस टाइम का 12 लाख पर मैं निकालूँ टैक्स कितना बनता है, तो वहाँ पर 3 लाख पर कुछ नहीं था, 3 to 7 लाख पर 20,000 बनता था, तो 7 लाख तक पूरा एग्जाम्प्ट होता था। बट अगर 12 लाख की ही बात करें तो यहाँ पर 7 to 10 पर 10% था और 10 to 12 पर आपका 15%, टोटल 80,000। मीन्स नया टैक्स रेट स्लैब रेट आने से ना, एक तो ये 80,000 बचा। सिर्फ 80,000 थोड़ी देना होता है, इस पर और क्या लगता है, एजुकेशन सेस 4%, तो 80,000 पर आप 4% और लगाओ, ठीक है, 3200। तो आप सोचो कि आपका 83,200 बच गया, वो आप घर लेके जाओ।
तो अब जो है, हाँ आप बाइक लेना चाहते हो ले सकते हो। मैम इतनी इनकम भी तो होनी चाहिए, क्यों, अपने आप पे विश्वास रखो ना, होगी, क्यों नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कितना अमाउंट आपके हाथ में बच रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं कुछ और सिनेरियोज लूँ ना, जैसे 24 लाख की अगर इनकम हो, तो अगर मैं पुराने 115 BAC, अरे मैं ओल्ड रजीम की तो बात ही नहीं कर रही, क्योंकि ये 115 BAC जो न्यू टैक्स स्लैब रेट आए ना, अब कोई भी ओल्ड रजीम में जाएगा ही नहीं, प्रैक्टिकली वो खत्म है, अब कोई नहीं ऑप्ट करने वाला। अच्छा, इसका एक और बड़ा रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि अब जो है न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा, नॉट ए डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है। पहले लोग डायरेक्ट टैक्स कोड करते थे, उन्होंने क्लियर कर दिया डायरेक्ट टैक्स कोड नाम की कोई चिड़िया नहीं है, यहाँ पर आएगा इनकम टैक्स बिल। तो उसमें उसका जो मेन मोटिव होगा कि लिटिगेशंस को कम करना, कंप्लायंसेस को कम करना और प्रोविजन जितनी भी इनकम टैक्स की हैं उनको सिंप्लीफाई करना, मेन मोटिव उसका ये रहेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ तक लगता है कि क्योंकि अब ओल्ड रजीम तो कोई लेगा नहीं, तो अल्टीमेटली यही आएगा जिससे सिंप्लीफाई होगा कि एक ही कह लो कि टैक्स रजीम ने सभी ने जो है टैक्स भरना है, अब ओल्ड में कोई जाएगा नहीं। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ 24 लाख की, तो 24 लाख अगर पुराना मैं 115 BAC लूँ तो उसमें बनता था 4,10,000, राइट। और अभी जो है, अगर अभी की बात करूँ तो नए टैक्स रिजीम जो आया है उसमें जो स्लैब रेट्स में चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 3 लाख बन रहा है। तो 1,10,000 यहाँ पर भी आपको फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा आपको पता है कि चेंजेस क्या है कि न्यू रिजीम जो है ना, उसमें जो सरचार्ज रखा हुआ है वो भी कम है एज कम्पेयर टू जो हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम था। वो तो सेम ही है, उसमें कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है वो मैक्सिमम जो सरचार्ज है, अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%, ओके। लेकिन जो न्यू रिजीम है उसमें मैक्सिमम जो सरचार्ज है वो ओनली एंड ओनली 25% है। मीन्स अगर आपकी इनकम 50 से 1 करोड़ तक लगती है तो 10% हो जाता है, 50 लाख से नीचे है तो कुछ नहीं, आपको सरचार्ज लगता, जो भी टैक्स बनता है उस पर आपको इतना और टैक्स देना पड़ता है। अगर 1 to 2 करोड़ है तो 15%, 2 to 5 करोड़ है तो 25% एंड उससे भी अबव है तब भी 25% सरचार्ज ही आएगा। हाँ, जो स्पेशल इनकम्स होती है ना आपकी, जो 11A में आती है, 112A में आती है, 11 में आती हैं, वो जितनी भी स्पेशल इनकम्स होंगी जो कैपिटल गेन्स वगैरह की होती हैं, वो सारी की सारी वहाँ पर जो मैक्सिमम सरचार्ज लगता है वो आपको पता होगा कि 15% ही लगता है, उससे ऊपर नहीं लगता। लेकिन आपकी जो दूसरी इनकम्स हैं वहाँ पर सरचार्ज जो लगेगा वो इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। तो ये आपका चेंजेस है जो न्यू है, आप देख सकते हो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं जो न्यूज़ में भी आ रहा था उसमें भी बता दूं कि आपको जो फ़ायदा बताया जा रहा था, एक बार मैंने लिखा हुआ है, मैंने कहा स्टूडेंट के साथ शेयर करूं, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि 80 लाख तक आपको 70,000 का जो है वो बेनिफिट हुआ है। मैं कहती हूँ 4% आप एजुकेशन सेस को भी तो काउंट करो, और 25 लाख तक 1,10,000 तक का फ़ायदा सबको मिल रहा है। तो ये तो कुछ चेंजेस है जिससे हमें जो है जो हम अर्न कर रहे हैं टैक्स, उसमें काफ़ी फ़ायदा मिला है। अच्छा, दूसरी बात जो बच्चों को बड़ा परेशान करती है, स्टूडेंट्स को जो टैक्स पढ़ रहे हैं, कि भाई 2 हाउस प्रॉपर्टी, पहले भी हम क्वेश्चन करते थे, जितनी हाउस प्रॉपर्टीज़ थी हम 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते थे, बाकियों को अगर नहीं लेट आउट किए तो डीम लेट आउट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे। अरे वो तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे ना। जो प्रैक्टिकली मैं देखूँ प्रैक्टिकल, तो अगर आपने सेकेंड हाउस लिया हुआ है, ठीक है, आपका कोई सेकेंड हाउस है, बट आप ड्यू टू सम रीज़न आप उसको ऑक्यूपाइड नहीं कर रहे हो, तो पहले क्या होता था, आपको वहाँ पर सॉलिड रीज़न देने पड़ते थे कि जो सेकेंड हाउस है हम इसलिए नहीं ऑक्यूपाई कर रहे बिकॉज ऑफ योर बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पर प्रूफ देना पड़ता था, तब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता था। अब गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा रियल एस्टेट में ना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना चाहती है। वो ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो तभी करेंगे ना जब उनको जो सेकंड प्रॉपर्टी लेंगे वो टैक्स से उनकी एग्जम्प्ट होगी, तो तभी तो प्रमोट होगा ये। तो उसको प्रमोट करने के लिए जो सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर सेम सिटी में भी है,
ठीक है। और अगर किसी और सिटी में है, आपके पास कोई रीजन नहीं क्यों नहीं ऑक्यूपाई है, आपका बिजनेस नहीं है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कंडीशन, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। पहले नहीं मानी जाती थी, पहले आपको रीजन देना पड़ता था, पहले यहाँ पर कंडीशंस एप्लीकेबल थी। अब विदाउट एनी कंडीशन आप दोनों प्रॉपर्टीज को टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकते हो। मान लो कि पहले क्या था, जैसे प्रिंसिपल है स्कूल का, उसका साथ में ही घर है, लेकिन वो जो स्कूल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो उसी कॉलेज के प्रीमिसेस में रहता है, तो तब भी वो बोल दे कि भाई मेरी सेम सिटी में ही जो है वो प्रॉपर्टी है, तब भी उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाता था। पर पहले ये नहीं होता था। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नोट करना है कि यहाँ पर ये चेंजेस जो है क्या कह लो कि यहाँ पर कंडीशंस में क्या चेंज किया है। तो पहले टू सेल्फ ऑक्यूपाइड को मानने के लिए कुछ प्रूफ देना पड़ता था, अब आप कोई भी रीजन दे दो, एनी रीजन, कोई प्रूफ नहीं देना, बस मान लो टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो रियल स्टेट में थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जहाँ बूम देखने को मिलेगा। तो ये सेकंड था, जो सेकंड चेंजेस आया। अच्छा, एक और चेंजेस मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ जो हमारी TDS के रिगार्डिंग है। मैम ये फाइल आप शेयर करोगे? बिल्कुल शेयर करूँगी। जितने भी CFM स्टूडेंट्स हैं उनके चैनल जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें ये फाइल शेयर होगी, यहाँ जितने भी चेंजेस किए हैं। अच्छा, यहाँ जो एक बड़ा चेंज है ना, जहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, वो मैं पहले डिस्कस करूँगी, बाकी फिर मैं बताती हूँ। जो कि आपका चेंज हुआ है ये वाला रेंट का 194I रेंट। इसमें क्या चेंज हुआ? 2,40,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, 6 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। सेम तो है, क्या चेंज है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर 6 लाख लिखा जरूर है, लेकिन ये 50,000 पर मंथ है। मतलब देखो, पहले क्या होता था, पूरे साल में अगर लास्ट के 2 मंथ्स में भी जो आपको रेंट आता था 2,40,000 है, टोटली एग्जाम्प्ट, पूरे साल का देखा जाता था। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया है कि 6 लाख पूरे साल का, मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन 50,000 वो पर मंथ होना चाहिए। अगर आपने पूरे साल में, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा, अगर पूरे साल में 6 लाख ही अर्न किया, पर किसी मंथ मतलब लास्ट के मंथ्स में आपने कुछ नहीं अर्न किया, पर 10 मंथ्स में आपने एवरी मंथ कभी 60,000 रिसीव किया, कभी 65,000, तो आपको जो है यहाँ पर कोई एग्जाम्पशन नहीं है, तो आपको 194I पर रेंट पर TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। ये वाला क्या था कि लास्ट के 1 मंथ का ही रेंट जो है, ये मैं एडवांस नहीं कह रही, 1 मंथ का रेंट ही, एक मंथ का भी 2,40,000 था, तब भी एग्जाम्प्ट हो जाता था। यहाँ 6 लाख इन टोटल, पर मंथली 50,000 होना चाहिए। मान लो कि पूरे साल जो है आपने रेंट नहीं पे किया, बिल्कुल लास्ट में आके मार्च में रेंट पे किया, लेकिन कितना किया? 60,000। अब वो 50,000 की कंडीशन को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है, जो तब भी आपको TDS डिडक्ट करना है। आप इस 6 लाख के पीछे मत पड़ जाना, ये नया चेंज है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी और भी बहुत सारी जो यहाँ पर थ्रेश होल्ड लिमिट्स है इंक्रीज किए हैं। जो मेन थ्रेश होल्ड लिमिट है यहाँ पर 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यहाँ पर 50,000 जो सीनियर सिटीजन का था वो 1 लाख हो गया है, जो अदर्स का 40 था वो अब 50,000 हो गया है, राइट। अब जो 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वगैरह था ना, सिक्योरिटीज पे है, वहाँ पर भी एक एग्जाम्पशन डाल दी गई है, वो 10,000 की डाल दी गई है। और एक बड़ा चेंज, डिविडेंड वगैरह का भी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है इंक्रीज कर दिया है। वैसे भी गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ना भी करते तो उनको पता है ना TDS डिडक्ट करो, हमें तो एक एक पैसे की इन्फॉर्मेशन तुम्हारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और एक हाँ 194J की मैं जरूर बात करूंगी जो प्रोफेशनल्स के लिए है, ठीक है। अगर हम किसी को सर्विसेज, अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, पहले हमारे लिए लिमिट होती थी 30,000, अब उसको भी इंक्रीज करके उन्होंने 50,000। बस इसका एक ही मोटिव है, TDS को रैशनलाइज करना। मीन्स जो बर्डन है ना कि TDS डिडक्ट करना, TDS रिटर्न्स फाइल करना, उसको थोड़ा ईज करने के लिए इन थ्रेशोल्ड लिमिट्स को जो है वो इंक्रीज किया गया है। बाकी अगर आप कोई रिमिटेंस करते हो, जैसे बाहर बच्चा पढ़ने जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी जो है लिमिट को TCS डिडक्ट करने की लिमिट को 7 से 10 लाख कर दिया गया है। बट
ये टीसीएस रिमूव कर दिया गया है जो आप एजुकेशनल पर्पस के लिए रिमिटेंस कर रहे हो, जहां पर वो फाइनेंस हुआ है, वो पैसा जो है फाइनेंस हुआ है थ्रू लोन्स स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तब आपको कोई भी टीसीएस नहीं डिडक्ट करना। और टीसीएस को तो हटा ही दिया। 194 क्यों था हमारा, हमने टीडीएस में पढ़ा था, राइट? जितने भी मेरे सीएफएम के बच्चे होंगे उन्होंने टीडीएस का 194 क्यों पढ़ा होगा। वहाँ टीसीएस का भी प्रोविजन था, वो सारा जो है वो वहाँ से हटा दिया, सिर्फ क्या लगेगा, टीडीएस लगेगा। बस ये आपने ध्यान देना है। ये कुछ मेन चेंजेस है जो टीडीएस में है, जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है, जो एक और गवर्नमेंट ने कह लो कि चेंज किया है, वो है हमारे अपडेटेड रिटर्न। पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं की, राइट, तो आप जो है जिस असेसमेंट ईयर में आपने रिटर्न भरा है उसके नेक्स्ट 2 ईयर्स तक आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर दो, अपडेटेड रिटर्न भर दो, जो पेनल्टी है वो बता दी जाती थी। अब वॉलंटरली कंप्लायंसेस को इंक्रीज करने के लिए अब जो ये टाइम लिमिट है वो 2 ईयर्स से बढ़ाकर जो है 4 ईयर्स कर दी। बट 4 ईयर में भी आप अपडेटेड रिटर्न तभी भर सकते हो अगर आपको कोई भी नोटिस वगैरह नहीं आए। अगर नोटिस आया फिर नहीं आप भर सकते, ये ध्यान रखना है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा होगा उनको ये सारा 148A का प्रोविजन पता होंगे। तो इसमें बजट में क्या है कि टाइम लिमिट जो है अपडेटेड आईटीआर, ठीक है, जो पैनल टैक्स तो चलो आपको लगता ही है कि आप एडिशनल जो इनकम डिस्क्लोज करते हो तो वो 3rd ईयर में 60% होगा जो पेनल्टी लगेगी, और 4th ईयर में आपकी 70% जो है वो पेनल्टी लगेगी। जबकि जो 1st ईयर और 2nd ईयर का है पेनल्टी वो थोड़ा कम होता है, वो 25 और 50% होता है। तो ये थोड़ा इंक्रीज कर दिया। 3rd और 4th ईयर की जो पेनल्टी है वो इसके अकॉर्डिंग कर दी है। ये पूरा लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा जो भी आप इनकम टैक्स पढ़ते हो कि अब उनमें क्या चेंजेस आए हैं। और लास्ट एक और डिस्कस कर लूँ कि जो हमारा न्यू इनकम टैक्स बिल आ रहा है उसका एक ही मोटिव है कि जो भी सिंप्लीफाई करना जितनी भी टैक्स की प्रोविजंस हैं। अभी आप देखो कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो आपके प्रोवाइजो वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, कंप्लायंसेस को इन्हांस करने के लिए, सो दैट के एक कोई भी पर्सन इनको जो है कंप्लाई कर पाए इनकम टैक्स को, तो उसके लिए जो है न्यू इनकम टैक्स जो है वो बिल आने वाला है जो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। तो ये मेन चेंजेस थे। अच्छा, कुछ और भी चेंजेस आए हैं जो मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ कि जो एनएसएस स्कीम थी ना, वो आपको याद होगा कि अगस्त 2024 में वहाँ पर इंटरेस्ट देने की बात गवर्नमेंट ने मना कर दी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया है, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा। कि पहले क्या होता था कि उसका पैसा अगर जिस पर्सन ने कराई है उसकी डेथ के बाद अगर उसके लीगल हायर्स को मिलता है तो कोई टैक्स का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। बट अब गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप खुद भी निकाल लेते हो उसका पैसा तो आपको वहाँ भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक ये वाला चेंज है। एक आपका 80CCD जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें भी जो है आपको डिडक्शन दी गई है पार्शनल। अगर आप पैसा निकालते हो 25% तक का, अगर माइनर के नाम पर है तो तब भी आपको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं आएगा। और एक और चेंजेस है जो कि इंटरनेशनल टैक्सेशन में है। अगर आप इंटरनेशनल टैक्सेशन आपने पढ़ा है तो वहाँ टनेज टैक्स होता है, बहुत सारे सेक्शन 115 के रिलेटेड होते हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस हैं। तो वहाँ पर एक पहले जो प्रिजम्पटिव टैक्स की स्कीम थी वो ओनली जो थी वो कह लो कि फॉरेन वेसल्स के लिए थी, अब इनलैंड वेसल्स के लिए भी लाई गई है। वहाँ पर कुछ चेंजेस आपके आए हैं। तो ये मेन चेंजेस है जो 2025 के हैं, जो आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट हैं और आपको पता भी होना चाहिए। तो इसी नोट पर ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।